लंपी फैलाने वाला वायरस 1929 में साउथर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ। इसके बाद ये बीमारी दीगर ममालिक में भी फैलती गई, जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया और एशिया शामिल हैं। लेकिन अब ये बीमारी पाकिस्तान के कुछ शहरों में भी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें सिंध, कराची और पंजाब और इसके अलावा पाकिस्तान के दीगर इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान में इस बीमारी से शरह अमवात 5% तक पहुँच गई है। अब ये देखते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ होती क्या है। लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरस की वजह से फैलती है जिसका नेम है कैप्री पॉक्स वायरस, और ये वायरस ज़्यादातर काउस को अफेक्ट करता है। लंपी स्किन बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं जिनमें वेक्टर डिजीज़, फंगल डिजीज़ और वायरल डिजीज़। तो ये जो वायरल डिजीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। जैसे कि अगर कोविड की बात करें तो ये भी वायरल डिजीज़ थी, और वायरल डिजीज़ का यही नुकसान होता है कि ये बहुत जल्दी से फैलती हैं। ये वायरस जो है ज़्यादातर मच्छरों और मक्खियों के काटने की वजह से फैलता है। अगर एक मच्छर जो है इन्फेक्टेड एनिमल को काटे और फिर वो हेल्दी एनिमल को काटे तो इस तरह ये बीमारी जो है जानवरों में फैलती है। इस बीमारी का ये फ़ायदा है कि इस बीमारी से इंसानों पर कोई नुकसान नहीं होता। ये वायरस जो है शीप पॉक्स और गॉट पॉक्स से बहुत ज़्यादा इसकी फैमिली से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा ये वायरस आपस में मिलते जुलते हैं। इस बीमारी से बीमारी की शरह 45%, जबकि शरह अमवात जो है 10% तक पहुंच गई है। इस बीमारी की वजह से जो इन्फेक्टेड एनिमल है वो सही तरीके से खाना पीना छोड़ देता है, उसका वेट लॉस हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन उसकी कम हो जाती है। इसके अलावा जो कंप्लीट लॉस ऑफ फर्टिलिटी हो जाती है। इसके अलावा इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, इसके अलावा जब ये बीमारी फैलती है तो जो जानवर हैं वो बीमार हो जाते हैं, उनका वेट लॉस हो जाता है, उनकी पैदावार में कमी हो जाती है। जब उनकी पैदावार में कमी होती है तो मार्केट में जो मिल्क और मीट की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो फार्म वगैरह या डिफरेंट मिल्क के साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज जो जुड़ी हुई होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है इसकी ट्रांसमिशन। ये वायरस जो है मक्खियों और मच्छरों के काटने की वजह से होते हैं। अब गर्मियों में मक्खियों और मच्छरों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए जो वायरस के फैलने के चांसेस भी गर्मियों में ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ये वायरस इन्फेक्टेड काउ टू काफ ट्रांसमिशन थ्रू मिल्क, मतलब कि मदर से बेबी तक भी ये ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसका सेल्वा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, मीन्स कि अगर एक इन्फेक्टेड एनिमल है और वो हेल्दी एनिमल्स के साथ एक ही जगह पे पानी पी रहा है तो उसके सेल्वा के थ्रू भी ये जो वायरस है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी साइन एंड सिम्टम्स। तो याद रखें कि जितने भी जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें सबसे पहले क्या होता है, फीवर होता है। जब फीवर भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अल्सर इन नोज़, अल्सरिफिकेशन इन नोज़ में अल्सर हो जाता है, छोटे छोटे ज़ख्म बन जाते हैं। इवन के जो काव इन्फेक्टेड काव है उसके नाक से पानी निकलना शुरू हो जाता है। लैक्रीमेशन, आइज़ की इन्फेक्शन हो सकता है, इवन के ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और इसके अलावा जो इन्फेक्टेड काव है उसकी आंखों से पानी निकलता रहता है। स्वेलिंग ऑफ लिम्स नोड जितने भी है वो स्वेल हो जाते हैं। इसके अलावा बॉडी का जो वेट है वो लॉस हो जाता है। और ये जो वायरस है इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो है 6 to 16 डेज़ है। इसके बाद मतलब शुरू में इसमें फीवर, अल्सर इन नोज़, लैक्रीमेशन ये वाली सिम्टम्स शो होती हैं, लेकिन 6 to 16 डेज़ के बाद जो है इसमें इस बॉडी के ऊपर लम्प्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। लम्प्स मीन नोड्यूल्स जो बनते हैं, गिल्टियाँ वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो 0.5 to 5 सेंटीमीटर तक होता है। ये आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि ये जो गिल्टियाँ और निशान नज़र आ रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लम्प्स कहते हैं। इसीलिए इस बीमारी का नाम LSD लंपी स्किन डिजीज़ है, मतलब कि जिल्द की ऐसी बीमारियां जिसके ऊपर स्किन के ऊपर जो है लम्प्स और नोड्यूल्स वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अब ये याद रखें जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनकी नॉर्मली कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, हम उन्हें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। अगर हम उनकी अच्छी तरीके से केयर करेंगे, नर्सिंग करेंगे तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अब जब आपके घर फार्म या घर में वगैरह में कोई एनिमल है, जब उनमें ये साइन एंड सिम्टम्स शो हो रही है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसको सेपरेट करना है। मतलब कि जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसको बाकी एनिमल से भी सेपरेट करना है ताकि जो वायरस है वो बाकी एनिमल्स तक ना फैले। उसके बाद जो आपने इन्फेक्टेड एनिमल है उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो हम इसकी दो तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। एक है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम लोगों ने सबसे पहले उसका फीवर कम करना होता है। फीवर कम करने के लिए हम उसको पैनाडोल या पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा जब इसकी ये नोड्यूल्स वगैरह जो इसके लम्प्स है ये बहुत ज़्यादा अगर इनमें इन्फेक्शन हो गया है, ये पस वगैरह निकल रहा है, तो उस सूरत में हमें इनको एंटीबायोटिक्स लगानी चाहिए। एंटीबायोटिक्स में
एंटीबायोटिक्स में जो स्किन डिजीज़ के लिए जो अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं उनमें लिंकोमाइसिन और स्पायरोमाइसिन, ये आपने उनको एंटीबायोटिक्स लगानी है। उसके बाद जो है आपने उनकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट मेडिकेशन करनी है, यानी कि उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने उनको विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई के इंजेक्शन जो है डेली बेसिस पर लगाने हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। ज़ाहिर बात है कि कोई वायरस जो बॉडी पे तभी अफेक्ट करता है जबकि इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो इसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, विटामिन के इंजेक्शन डेली बेसिस पर लगाने चाहिए। इसके अलावा इसकी जो वायरल लोड है उसको कम करने के लिए हमें 12 to 20 मिनट के लिए इसकी स्किन को वॉश करना चाहिए किसी भी सोप के। अब आपने उस जानवर को तो अलग कर दिया, लेकिन अब जो बाकी जानवर है उसको आप कैसे बचाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने फार्म में के जितना भी एरिया है उसको आपने स्प्रे करना है ताकि जो वहाँ पर मक्खियाँ और जो मच्छर हैं तो वो वहाँ पर उनकी जो पैदाइश है वो कम हो जाए, मतलब वो उनका रेट जो है कम से कम हो जाए उस जगह पे। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो नड्यूज़ बनते हैं स्किन के ऊपर, तो इससे एक स्टेज पहले ऐसे आती है जिसमें जो वायरस है वो ब्लड के अंदर होता है, तो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं वायरस फैलने की, क्योंकि मॉस्कीटो और मच्छर जो है वो उस टाइम ज़्यादा ये वायरस फैलाते हैं। तो इसलिए आपको जैसे ही लगे कि आपका जो जानवर है वो वीक है या वो सही तरीके से खा पी नहीं रहा, उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो गई है, तो आपने उसको क्या करना है, इमीडिएटली आपने उसको अलग कर देना है, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ये जो नड्यूज़ हैं ये बहुत देर से बनते हैं और उस टाइम तक वो कई जानवरों को इन्फेक्ट कर चुके होंगे। इसके अलावा अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें कि ये कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये वायरस हमारे फार्म तक पहुँचे ही ना, तो सबसे पहले हमने स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी को स्ट्रिक्ट करना है, मतलब कि कोई एनिमल जो आ रहा है जा रहा है उसको हमने प्रॉपरली चेक करना है। उसके बाद कोई पर्सन आ रहा है जा रहा है उसको गाइड करना है। अब इवन कि आपने अगर फार्म के लिए कोई बंदा रखा हुआ है तो आपने उसको भी यही गाइड करना है कि जब वो आए तो वो अपने कपड़े चेंज करे, अपने जूते चेंज करे, फिर फार्म के अंदर एंटर हो। उसके बाद जाते वक्त वो फार्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो वहीं पर छोड़ कर जाए। इसके बाद है स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑब्जर्वेशन, मींस कि आपने अपने जो जानवर हैं उनको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करना है। अगर आपको लगे कि कोई भी जानवर वीक है या वो उसकी मिल्क प्रोडक्शन कम है या वो सही तरीके से खा पी नहीं रहा या उसका वेट लॉस हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको चेक करना है जल्दी से और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। तो इसलिए आपको उसको डेली बेसिस पे अपने जानवर को ऑब्जर्व करना है ताकि उनमें कोई बीमारी, अगर आपको थोड़ी सी भी सिम्टम्स इसकी शो होती हैं तो आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है, उसको अलग कर देना है। अब नेक्स्ट है डोंट टेक एनिमल टू ग्रेजिंग, मतलब अपने जानवरों को चराने के लिए बाहर ना लेके जाएं। अब जैसे पहले भी मैंने बताया कि गर्मियों में इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो मक्खियाँ और मच्छर जो है वो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर जिन दिनों में बारिशें होती हैं तो उन दिनों में आपको चाहिए कि अपने जानवरों को बाहर ना लेके जाएँ, क्योंकि फ्लाइज वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं उन दिनों में। तो आपने क्या करना है कि उनको बाहर नहीं लेकर जाना, अपने जो आपके बड़े एनिमल हैं उनको चराने के लिए आपने बाहर नहीं लेकर जाना। नेक्स्ट है वेक्टर कंट्रोल। अब आपने जो मॉस्कीटो और फ्लाइज है इसकी पॉपुलेशन को अपने फार्म के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, तो आपने क्या करना है, ट्राइक्लोरोफॉर्म जो उसका एक पैकेट 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके जानवरों के ऊपर भी स्प्रे करना है और अपने फार्म के ऊपर भी स्प्रे करना है। और ध्यान रखें कि ये जो स्प्रे है ये उनकी काउस के आंखों में या नाक में या मुँह में ना जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब अगर इसकी वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीन जो है हमारे पास एटेन्यूएटेड नीथलिंग स्ट्रेन वैक्सीन, जो कि इस वायरस को कम कर देती है। इस वैक्सीन के बाद जो है एनिमल के अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। अब दूसरा ये कि जो कैटल्स है उनकी गुड प्रोडक्शन के लिए हमें हर साल जो है समर रेन से पहले जो है वैक्सीन लगानी चाहिए। और थर्ड पे ये था कि जो 6 मंथ से जो कम के जो गाय के बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मिल्क के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाती है उनके अंदर। लेकिन जो 6 मंथ से ऊपर के जो काउज़ हैं उनको हर साल जो है वैक्सीन लगानी चाहिए। अब जैसे कि इसमें बताया है कि ये जो मतलब हम मक्खियों को तो या मच्छरों को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि अपने जानवरों को प्रोटेक्शन के लिए हमें उन्हें हर साल जो है वैक्सीन लगानी चाहिए। अब नीचे ये 2 ग्रुप हैं, इनमें से एक ने वैक्सीनेशन करवाई है, एक ने नहीं करवाई। तो जो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करवाई वो बीमार हैं और उसके फार्मर और उसके जो हर्ड है उसको क्या है, डिज़ास्टर तबाही का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई वो प्रोटेक्टेड है और वो उसको माशी तौर पर, जो उसके फार्मर है उसको माशी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है।
तो ये बेस्ट तरीका है वैक्सीनेशन जो है प्रिवेंशन के लिए, मतलब बेस्ट तरीका है। अब जैसे कि ईद उल अज़हा करीब आ रही है तो माल मवेशी बेचने वाले जो हजरात हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि जो इन्फेक्टेड एनिमल है उनको बेचने के लिए ना लाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड एनिमल है उससे वायरस जो है बाकी जो हेल्दी एनिमल है उनमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब भी वो उसको बेचने के लिए लाएँ तो उनको प्रॉपरली चेक करके लाएँ ताकि उनमें कोई वायरस कोई डिजीज़ ना हो।